एक लड़का जो आया तो था अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पर यहाँ उसकी किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सदियों पुरानी एक ताकत ने उसे चुना। वो ताकत जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उस ताकत ने एक मामूली से लड़के को चुना और वो ताकत पाने के बाद वो लड़का अमर हो गया। लेकिन उस ताकत ने उस मामूली लड़के को क्यों चुना? आखिर क्या है ये कहानी, चलिए जानते हैं। ये बात है सदियों पुरानी, जब बुरी ताकतों से मिलकर एक ऐसी ताकत का जन्म हुआ जिसे ताई सुई नाम दिया गया। और अपने जन्म के बाद उस बुरी ताकत ने चारों ओर कयामत मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना करने के लिए एक शख्स आया। उनके बीच एक घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद ताई सुई कहीं गायब हो गया। लेकिन कहा जाता है कि वो एक दिन इंसानी दुनिया में वापस जरूर लौटेगा। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने गांव से पढ़ने के लिए आ गया था शहर की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में। और हमारे हीरो का नाम है गाओइंग। लेकिन अब यहाँ जो वॉचमैन होता है वो गाओइंग को बताता है कि रजिस्ट्रेशन की डेट कल है, वो एक दिन जल्दी आ गया है। ये जान गाओइंग कहता है, क्या मैं आज ही हॉस्टल में जाकर रह सकता हूँ प्लीज? पर वो बंदा कहता है, नहीं, तुम्हें कल ही आना होगा और एक रात गुजारने के लिए तुम उस एरिया में जाकर अपने लिए कोई होटल देख सकते हो। अब एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर गाओइंग इस एरिया में आता है। आगे बढ़ते हुए गाओइंग देखता है कि इस एरिया में काफी सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन इसके बाद वो एक गली से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी सी श्राइन दिखती है, पर अगले ही पल में वो ये देख हैरान हो जाता है कि इस श्राइन के अंदर किसी की आंखें चमक रही हैं। लेकिन गाइस, ये तो बस एक छोटा सा बिल्ला होता है। ये बिल्ला गाओइंग को बड़ा प्यारा लगता है, वो उसे सहलाने लगता है। पर अगले ही पल में कुछ बहुत अजीब होता है। वो बिल्ला यहाँ से गायब हो जाता है और गाओइंग को अपने सामने नजर आता है एक होटल। गाओइंग सोचता है कि ऐसी छोटी सी गली में एक होटल। पर अगले ही पल में गाओइंग को अपने सामने एक खतरनाक शख्स आता हुआ नजर आता है। गाओइंग यहाँ घबराने लगता है, पर असल में तो ये एक ताऊ होते हैं जो अपने अजीबोगरीब कार्ड्स को उड़ाते हुए गाओइंग का स्वागत कर रहे थे। और फिर वो उसका बैग अंदर लेकर जाने लगते हैं, तुम भी आ जाओ बच्चे। पर जैसे ही गाओइंग इस होटल के अंदर एक कदम रखता है, कुछ बहुत ही अजीब होता है। पर ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ था, सो इस पर ध्यान ना देते हुए गाओइंग ताऊ का पीछा करने लगता है। ताऊ बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागते हुए गाओइंग को अपने पीछे भगाते हुए उसे एक कमरे में ले आते हैं। आज से यह है तुम्हारा कमरा। पर वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो अपना सामान छीनने की कोशिश करता है, पर बेचारा गिर पड़ता है और फिर शिकायत करते हुए कहता है, मैं ऐसे वाहियात कमरे में क्यों रहूं? ये बिस्तर कितना गंदा है, वो देखो जाले लगे हुए हैं। और इसके बाद वो अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी ताऊ कहते हैं, बच्चे, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो, है ना? वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी पर्सनैलिटी गजब की है, साथ ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी। तुम काफी हैंडसम भी हो। तुम जरूर से एक आर्ट स्टूडेंट होगे। गाओइंग कहता है, अरे आपको तो पहली नजर में ही मेरे बारे में सब पता चल गया। ताऊ आगे कहते हैं, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो और जरा इस कमरे से बाहर की खूबसूरती का नजारा तो देखो। गाओइंग इस खूबसूरती में यहाँ खो सा जाता है। ताऊ कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो कहता है, अरे एक मिनट, जरा डिसाइड तो कर लेने दो। पर एक मिनट, ये तस्वीर किसकी है और इसके चेहरे को इस तरह कुरेदा किसने है? ताऊ कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि इस तस्वीर को मैं कभी भी यहाँ से ना हटाऊं। लेकिन जैसे ही गाओइंग यहाँ से जाने लगता है, ताऊ इस तस्वीर को हटा देते हैं। लेकिन फिर इन्हें सामने एक अजीब सा होल नजर आता है। और इसके बाद जब ये दोनों उसमें देखते हैं, तब भाई लोग दूसरी ओर तो एक मोहतरमा स्नान कर रही थी। और यही देख गाओइंग कहता है, अरे बुढ़े, देखना बंद कर। पर ताऊ कहते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये लड़की तो 5वें फ्लोर पर रहती है और हम इस वक्त 4थे फ्लोर पर हैं, तो हमें 5th फ्लोर यहाँ से कैसे नजर आ रहा है? और तभी ताऊ मांजरे को समझने के लिए उस होल में अपना हाथ डाल देते हैं और फिर उनके हाथ में आता है उस लड़की का अंडरगारमेंट। गाओइंग कहता है, बुड्ढे, ये तो उस लड़की का वो। लेकिन ताऊ दिल का बहुत अच्छा होने के कारण उस कन्या का ये कपड़ा उन्हें लौटाने जाने लगता है। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ वैसे ही एक अजीब से होल में से एक हाथ निकलकर उस कपड़े को ले जाता है। ताऊ कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो मोहतरमा भी बाहर निकल आती हैं।
और पूछती हैं, तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो। दोस्तों गाओइंग भी ताऊ के पीछे यहाँ आ चुका था। ताऊ अपनी बुद्धि लगाता है, देख बच्चे, मैंने कहा था ना 5th फ्लोर पर ऑलरेडी कोई रहता है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अब अपनी आंखों से देख लिया। पर मोहतरमा की सुंदरता के सामने गाओइंग टिक नहीं पा रहा था। वो यहाँ से ताऊ के साथ चला जाता है। पर इसके बाद मोहतरमा यहाँ एक बहुत अजीब सा लुक देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाओइंग खाना खाने के लिए अब रात में कहीं बाहर जाने लगता है। ताऊ कहते हैं, रात में 12 बजे से पहले लौट आना, क्योंकि तब मेरे सोने का टाइम हो जाता है। जाते हुए गाओइंग कहता है, हाँ मैं आ जाऊंगा। पर इसके बाद हम ताऊ के चेहरे पर एक सीरियस लुक देखते हैं। अब इसके बाद गाओइंग उस जगह पर आता है जिसे भोजन का खजाना कहा जाता है। यहाँ चारों ओर विभिन्न प्रकार की भोजन की दुकानें हैं और यहाँ गाओइंग अलग अलग भोजन का आनंद लेता है। और अब पेट भर खाना खाने के बाद वो वापस लौटने लगता है। लेकिन अब तक रात के 12 बज चुके थे। अगले ही पल में गाओइंग देखता है उसके आसपास बहुत ही अजीब से कीड़े आ रहे हैं। लेकिन तभी वो कीड़े एक हरी रोशनी को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जो गाओइंग अपने सामने देखता है वो एक अजीब सा शख्स था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर अगले ही पल में उसे किसी का कॉल आता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर ताऊ उसके बगल से ही होटल का ये गेट खोलते हैं और कहते हैं कि जल्दी अंदर आओ। पर गाओइंग अपनी आंखें मलते हुए देखता है कि अब उसके सामने कोई शख्स नहीं है। और जैसे ही उसे लगता है कि ये उसका वहम था, उसके पीछे कुछ आकर गिरता है। वो देखता है कि ये तो कोई इंसान है। ये इंसान अजीब तरीके से आगे बढ़ने लगता है। गाओइंग को लगता है कि ये तो कोई ज़ॉम्बी है। पर तभी वो बंदा फिसल कर गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो गिरा था तब गाओइंग ने ये अच्छे से देख लिया था कि वो एक इंसान है। इसलिए अब गाओइंग डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा। अब उसका पीछा करते हुए गाओइंग फोन में शूट भी कर रहा था। लेकिन इसी तरह वो जो शख्स था वो एक झील में आ जाता है। गाओइंग उसे बचाने के लिए पानी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स को पकड़ता है उसके आसपास कुछ अजीब होने लगता है। चांद भी लाल हो जाता है और अब गाओइंग के आसपास बहुत ही अजीब काले साए आ चुके थे। और तभी इस शख्स को भी होश आ जाता है। पर क्योंकि गाओइंग इसका मुंह पकड़े हुए था, सांस न ले पाने की वजह से ये बेहोश हो जाता है। पर तभी गाओइंग को आसमान में उड़ता हुआ एक शख्स नजर आता है। और जैसे ही वो शख्स से अपनी नजरें हटाता है उसके आसपास से वो बंदा और काले साए गायब हो चुके थे। और अगले ही पल में कोई चीज गाओइंग को पानी के अंदर खींच लेती है। गाओइंग बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो चीज उसे भागने नहीं देती। और यहाँ का जो नजारा था वो बहुत खौफनाक था। वहीं पानी के अंदर गाओइंग को एक अजीब से मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था और यहाँ गाओइंग डूब रहा था। पर अगले ही पल में कोई शख्स उसका हाथ पकड़ के उसे पानी से बाहर निकालता है और जमीन पर फेंक देता है। और इसके बाद ये शख्स अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके पानी में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है। और उसके पानी से बाहर आते ही वो अजीब से कीड़े जो गाओइंग को पहले दिखाई दिए थे वो भी यहाँ आने लगते हैं और वो इस शख्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। और उसके बाद ये उस शख्स को इस तरह से जकड़ लेते हैं। पर तभी वो शख्स एक खतरनाक हमला करता है। दूसरी ओर गाओइंग देखता है उसके पैर में एक अजीब सी चोट आई है। दूसरी ओर हम उसी शख्स को देखते हैं, धमाके की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे। इसके बाद वो शख्स उस मॉन्स्टर के हमले को रोकता है पर उसकी शील्ड टूट जाती है। सो इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के नुकीले कांटे को तोड़कर अपनी पावर से उसे इन्फ्यूज करके उस मॉन्स्टर पर वार करता है। और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इस हमले से वो मॉन्स्टर वहां फट जाता है। पर ये देखने के बाद गाओइंग भी यहाँ बेहोश होने लगता है और आखिर में उसे अपनी आंखों के सामने वही शख्स नजर आता है। जिसके बाद हमें एक और खौफनाक जगह दिखाई जाती है और यहाँ हम अजीब से क्रिएचर्स के बीच एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था कि ताइसुई जिसका इंतजार 300 सालों से कर रहा था, आखिरकार वो आ चुका है। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये जगह वाकई नर्क जैसी लग रही थी। अब अगले सीन में गाओइंग की आंख खुलती है उन सारी भयानक चीजों का ख्वाब देखते हुए जो उसके साथ हुई थी। पर जागने के बाद वो देखता है कि उसका पैर सही सलामत है। इसके बाद वो अपना फोन भी चेक करता है क्योंकि उसने कल रात कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी पर वो रिकॉर्डिंग्स भी उसके फोन में नहीं होती। इसीलिए अब गाओइंग को लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाओइंग यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए तैयार होने लगता है। पर तभी उसकी नजर न्यूज पर जाती है जहां बताया जा रहा था
कि पास ही में मौजूद लेक पूरी तरह से सूख चुकी है, वो भी सिर्फ एक रात में। और इसी बारे में वहाँ पर एक प्रोफेसर अपनी रिसर्च भी कर रहा है कि आखिर ये सूखी तो सूखी कैसे। लेकिन इसके बाद गाओइंग इस पर ध्यान ना देते हुए यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करने के लिए निकल पड़ता है। और अब वहाँ पहुंचकर वो जैसे ही एक नई शुरुआत करने वाला था, उसे जानने को मिलता है कि हॉस्टल पूरी तरह से भर चुका है। गाओइंग गुस्से में पूछता है, अब मैं कहाँ रहूंगा? तब वो वॉचमैन उसे इसी होटल में लेकर आता है। गाओइंग गुस्से में कहता है, ये जरूर से तुम दोनों की मिली भगत है। पर तभी वहाँ मोहतरमा आती हैं और इनका नाम है हुआ बुई, शॉर्ट में हुआई। और वो गाओइंग को बताती हैं कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फुल हो जाने के बाद बचे हुए स्टूडेंट्स इसी होटल में रुकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये मोहतरमा गाओइंग की सीनियर हैं। लेकिन तभी ताऊ गाओइंग का सामान अंदर ले जाने लगते हैं, जिस वजह से इनके बीच बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक बंदा आ जाता है और इसका नाम है ली हुआ। इसे देख गाओइंग को याद आता है कि ये तो वही आदमी है। सो अब गाओइंग उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो होटल की दहलीज पर अपना कदम रखता है, फिर से कुछ अजीब होता है। वो अपने नीचे एक अलग ही फॉर्मेशन देखता है, पर अगले ही पल में वो फिर से अपने होश में आता है। ताऊ पूछते हैं, अबे क्या हो गया था? अचानक से पुतला क्यों बन गया था? पर अब गाओइंग यहाँ अपने सपने के बारे में बोलता है। तुम्हें याद है जब कल तुम पानी में डूब रहे थे तब मैंने तुम्हें पकड़ा था? वो कहता है, हाँ मुझे याद है, किसी ने तो मेरा मुंह पकड़ा था। पर तभी ताऊ बीच में आकर कहते हैं, बहस करना बंद करो और चलो अपना अपना काम करो। सो अब ली हुआ के जाने के बाद ताऊ गाओइंग से उसकी आईडी मांगते हैं ताकि वो उसका नाम यहाँ रजिस्टर कर सकें। अब इसके बाद गाओइंग की बर्थ डेट देखकर ताऊ कुछ हिसाब लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो इस बिल्डिंग ने तुम्हें चुना है। 300 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। वहीं इनके होटल के बाहर हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो ताऊ से उनका रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है, पर ताऊ हर बार इसे मना कर देते हैं। इसीलिए इस बार ये बिजनेसमैन एक प्लान बना कर आया है कि अगर होटल में कोई रहेगा ही नहीं तब तो उस बुड्ढे को ये होटल बेचना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ ये एक आदमी आता है और देख कर लगता है कि इसमें भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अब इसके बाद हम गाओइंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसे इस होटल में रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो एक बात से खुश था कि यहाँ उसकी क्यूट सी सीनियर हैं। लेकिन इसके बाद गाओइंग की नजर उसके कमरे में मौजूद होल पर जाती है और जैसे ही वो उस होल की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, अगले ही पल में वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आ पाता, वो अपने सामने एक अजीब सी एंटिटी को देखता है और वहीं उसे एक शख्स नजर आता है जो वहाँ कुछ लिख रहा था। पर तभी वो शख्स कहता है, यहाँ से चले जाओ। और अब जब गाओइंग की आंख खुलती है, वो देखता है कि रात हो चुकी है, यानी कि वो दिन भर से सो रहा था। उसे लगता है कि वो एक सपना था। पर तभी वो देखता है कि उसके कमरे में कोई है और अगले ही पल में उसमें एक किक आकर लगती है। वो देखता है कि उसके सामने एक औरत होती है। इस औरत का नाम नैन यू है और ये गाओइंग से कहती है कि वो ये होटल छोड़कर चला जाए। दूसरी ओर ताऊ जब अपनी पूजा कर रहे थे, तभी उनकी ओर एक अजीब सी नीडल आकर लगती है और इसके बाद वो बहुत सारी नीडल्स के हमले से बचने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमले ताऊ पर ये एक और बुढ़ा कर रहा था। लेकिन ये बुढ़ा बहुत ही खतरनाक है और इसका नाम है बांशियान। ताऊ इसकी ओर एक टेलिस्मान से हमला करके वहां धमाका कर देते हैं और छुपके से इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपनी ताकतों से ताऊ को हवा में ही रोककर उनके हाथ में एक नीडल घुसा देता है। और इसके बाद बांशियान कहता है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्किलफुल हो। पर ताऊ कहते हैं, वाह, तुम जैसा एक एक्सपर्ट मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब कुछ तो बात है मुझ में। पर बांशियान कहता है, मुंह चलाना बंद करो, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पर ताऊ कहते हैं, तुम जो पाने आए हो तुम उसे नहीं पा पाओगे। दूसरी ओर ये एंथनी नाम का बंदा ली हुआ के कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे में इसे कोई नहीं मिलता क्योंकि ली हुआ वहीं छुपा हुआ था। और जैसे ही एंथनी का ध्यान भटकता है, ली हुआ उसमें एक मुक्का दे मारता है। दूसरी ओर गाओइंग इन मोहतरमा के हाथों कुट रहा था। सो अब वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ वैसे भी नहीं रुकने वाला था। और फिर गाओइंग अपना सूटकेस लेकर पीछे से नैन यू पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाओइंग के इस हमले के बावजूद भी नैन यू को कुछ नहीं होता, बल्कि वो और गुस्से में आ जाती है। सो अब गाओइंग यहाँ से भागने लगता है। पीछे से आकर नैन यू गाओइंग में एक किक मारती है, जिससे वो सीधा आकर गिरता है हुआई के कमरे में। और इन्हें देख हुआई पूछती है, तुम दोनों कर क्या रहे हो? लेकिन हुआई को देख नैन यू उस पर हमला कर देती है। पर अगले ही पल में हम नैन यू को दूर गिरा हुआ देखते हैं। गाओइंग जाकर पूछता है कि सीनियर, आपको कुंफू आता है?
पर तभी नैन्यू खड़ी होकर कहती है, तुम्हारे अंदर तो लड़ने की काबिलियत है, अब मजा आएगा। और इसके बाद इन दोनों मोहतरमाओं के बीच फाइट होने लगती है। और यहाँ पर गाओ इंग इनकी फाइटिंग स्टाइल को समझ ही नहीं पा रहा था। पर हम देखते हैं कि इस लड़ाई में जो सीनियर होती हैं वो नैन्यू पर भारी पड़ रही थीं। पर दूसरी ओर बानशियान ताऊ को टॉर्चर कर रहा था। वो उनके दोनों हाथों में नीडल घुसा देता है और इसके बाद ऐसे ही खून भरी नीडल से वो वहाँ कुछ लिखकर वो यहाँ से जाते हुए कहता है, वो तुम्हें बचाने नहीं आया, शायद से वो कमजोर पड़ गया है। लेकिन जाने से पहले बानशियान ताऊ की इन अंगूठियों को अपने पास रख लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सीनियर से लड़ते हुए नैन्यू उन पर हमला करने जाती है। पर सीनियर एक गहरी सांस लेकर नैन्यू में जोरदार मुक्का मारती हैं और फिर वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से धोने लगती हैं। और इसके बाद वो स्टाइल में अपना ये कोट टाइप क्या होता है ये पहनती हैं। यहाँ गाओ इंग उनकी बहुत तारीफ करता है, पर सीनियर उससे पूछती है कि तुम हो कौन। दूसरी ओर हम एंथनी को लीहुआ से बचकर भागते हुए देखते हैं। तभी एंथनी अपने सामने मौजूद बानशियान से मदद मांगता है, पर बानशियान उसे वहाँ मार देता है, उसके सिर में अपनी नीडल घुसाकर। और ये खून देख लीहुआ भी यहाँ बेहोश हो जाता है। और इसके बाद बानशियान अपनी दिव्य नजरों से गाओ इंग को देख लेता है, क्योंकि उसमें से ताइसुई का ऑरा निकल रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि कमरे में मौजूद सीनियर में एक नीडल आकर लगती है, वो वहीं गिर पड़ती है। और यही देख गाओ इंग घबराने लगता है। वहीं गाओ इंग को देख बानशियान हंसने लगता है। सो अब गाओ इंग बानशियान से बचकर भागने लगता है और भागते हुए वो टेरेस पर आ जाता है। पर यहाँ पर उसके पीछे बानशियान भी आ रहा था और वो गाओ इंग के ऊपर वहाँ पड़े हुए सामान को उठाकर पटक देता है। पर यहाँ गाओ इंग आसानी से इस भारी सामान को उठाकर दूर गिरा देता है और फिर उसकी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। पर अगले ही पल में बानशियान उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, ये कमाल ताइसुई की ताकत का है, लेकिन अब मैं तुमसे वो ताकत छीन लूंगा, जिसके बाद मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। और बानशियान के ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे गाओ इंग कमजोर पड़ने लगता है। पर अगले ही पल में कुछ होता है और बानशियान गाओ इंग को छोड़ देता है। और तभी बानशियान को कोई काफी दूर फेंक देता है। गाओ इंग देखता है कि वहाँ वही शख्स आ चुका है और उसे देख बानशियान अपने घुटनों पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि महाराज, मैं आपके सामने झुकता हूँ और अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अब इसके बाद हमें 360 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जहां हम योद्धाओं की एक सेना देखते हैं जो अपने राजा के पीछे जा रहे थे एक युद्ध लड़ने के लिए। उनका राजा, जो सदी का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था, जिंदगी और मौत उसके हाथ में होते थे और उसे लोग जानते थे साउथ किंग के नाम से। और प्रेजेंट में गाओ इंग देखता है कि यही है साउथ किंग। और हम देखते हैं कि साउथ किंग के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बानशियान अपनी जान की भीख मांग रहा था। साउथ किंग कहता है, चले जाओ यहाँ से। सो अब बानशियान यहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख गाओ इंग कहता है, तुम तो मुझे खाना चाहते थे ना, आखिर क्या हुआ तुम्हें? बानशियान कहता है, सही कहा तुमने, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता। और इसके बाद हम बानशियान की बॉडी देखते हैं। उसके सिर के नीचे के हिस्से में मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा है। और इसके बाद बानशियान गाओ इंग को खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। पर तभी साउथ किंग उसके सिर को पकड़ के कहता है, तुम मुझे खाना चाहते हो पर तुम इस लायक नहीं। और इसके बाद वो गाओ इंग की आंखों के सामने उसके सिर को उसके धड़ से अलग करके दूर फेंक देता है। उसका शरीर बिल्डिंग से नीचे गिरता है और खाक बनकर गायब हो जाता है। बस बचती है तो सिर्फ एक अजीब सी नीडल। अब इससे पहले कि साउथ किंग गाओ इंग से कुछ कहता, उनकी ओर एक नीडल आती है जिसे वो रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने बानशियान आता है एंथनी के शरीर के साथ अपनी गर्दन लगाकर। और यहाँ वो हंसते हुए कहता है, शायद वो अफवाहें बिल्कुल सही थी, आप कमजोर हो चुके हैं साउथ किंग। वहीं ये सब देखकर गाओ इंग की फटी पड़ी थी, पर बानशियान तो सिर्फ गाओ इंग को खाना चाहता था ताकि वो अमर बन जाए। वो कहता है, मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है और उसे पूरा किए बिना मैं नहीं मरूंगा। और इसके बाद वो इन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि साउथ किंग गाओ इंग को बानशियान के हमलों से बचाता है और इसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो बानशियान को उठाकर दूर फेंक देता है। पर फिर से खड़ा होकर बानशियान कहता है, आप इसे बचा रहे हैं, क्या ये आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है? लेकिन आप अपनी मिस्टिक आर्ट के बिना इसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। पर हम देखते हैं कि साउथ किंग बानशियान के हर एक हमले को रोकता हुआ गाओ इंग को बचाता रहता है। और जब बानशियान खुद हमला करने आता है तब वो उसमें एक मुक्का मार के उसे दूर गिरा देता है।
लेकिन इसके बाद बांशियान अपनी बॉडी में से बहुत सारी नीडल्स निकालता है और उनसे हमला करता है। पर अगले ही पल में साउथ किंग उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और इसी वजह से उसकी सभी नीडल्स गायब हो जाती हैं। अब बांशियान फिर से डरते घबराते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मैं अपने परिवार का बदला लेना चाहता हूँ और उस आदमी को ढूंढे बिना जिसके पास ताइसुई की नेल थी मैं नहीं मर सकता। उसकी ये बात सुन साउथ किंग उसे छोड़ देता है और अब वो साउथ किंग को अपनी कहानी बताता है। एक बहुत लंबे अरसे पहले एक खानदान के इकलौते मर्द की मौत हो गई थी। उसकी माँ अपने बेटे की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए ये बुढ़ी अपनी बहू के साथ एक सफर करके एक पहाड़ी पर पहुंचती है जहां एक आदमी उसे वो इलाज बताता है जिससे वो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकती है। और इसके बाद वो बुढ़ी उस शख्स द्वारा बताए गए रिचुअल को परफॉर्म करती है, जिसके बाद उसका बेटा मरने के बाद भी जिंदा हो उठता है। पर बाहर आकर वो देखता है कि उसके परिवार का हर एक शख्स मर चुका है। वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर वो मर चुकी थी। और फिर उसकी नजर पड़ती है अपनी बीवी की लाश पर और यही सब देख वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के हाथ में यही ताइसुई की नील नजर आती है और इसे लेकर अब वो शख्स आगे बढ़ने लगता है। और ऐसे ही वक्त गुजरते हुए कई साल गुजर जाते हैं और वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि बांशियान था। और फिर बांशियान की मुलाकात हुई उससे जो उसकी मदद कर सकता था। और अब प्रेजेंट में बांशियान कहता है मेरी वो ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। उसकी बातें सुन साउथ किंग उसे यहाँ से कहीं ले जाता है और इसके बाद बांशियान देखता है कि वो उस जगह तक पहुंच चुका है जहां वो हमेशा से आना चाहता था। खुशी के मारे उसके आंसू भी गिरने लगते हैं, लेकिन वहां पर जो ताइसुई की ताकत थी वो बांशियान को नहीं चुनती और फिर वो उसकी ताकत को ही सोखने लगती है। यहाँ पर बांशियान अधमरी हालत में हो जाता है और यही देख साउथ किंग कहता है इसने गाओ इंग को चुना है, तुम्हें नहीं, तुम इसके लायक नहीं। और अब साउथ किंग बांशियान के सिर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वहां नीचे मौजूद था वो बिजनेसमैन जो ताऊ के होटल को हड़पना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेरेस पर ताऊ आ जाते हैं और अपने एंसेस्टर को देखकर, हाँ दोस्तों साउथ किंग इनका एंसेस्टर है, वो उससे चिपक जाते हैं। पर जैसे ही वो अपनी ताकत दिखाते हैं ये उनके सामने झुक जाते हैं और तभी वहाँ सीनियर भी आ जाती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने वहाँ मरने का नाटक किया वरना बांशियान उन्हें सच में मार देता। और जब इस कमरे में इन दोनों मोहतरमाओं को होश आया तब नैनयू यहाँ से चली गई ये कहकर कि मैं तुमसे लड़ने जरूर आऊंगी। पर अपनी चप्पल से मार करना सीनियर उसे वहीं गिरा देती हैं। और यही सब कहानी जानकर गाओ इंग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ लीहुआ भी आ जाता है। वो लड़ने के मूड में था। ताऊ से बताते हैं कि भैया सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन तभी पीछे से बांशियान बिजनेसमैन की बॉडी पर काबू करके साउथ किंग पर हमला करने आता है। पर उस हमले को गाओ इंग खुद पर ले लेता है। ये नीडल सीधा उसकी गर्दन में आकर लगती है। ये देख साउथ किंग बांशियान की गर्दन पकड़ लेता है। वहीं बाकी सब गाओ इंग के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं साउथ किंग अपनी मिस्टिक आर्ट से यहाँ बांशियान पर हमला करता है और उसके ऐसा करते ही वो जो नीडल थी जो नीचे गिरी थी वो टूट जाती है। पर यहाँ गाओ इंग मर रहा था और कुछ ही देर में उसकी आंखें यहाँ बंद हो जाती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बांशियान उस खतरनाक हमले के बावजूद भी जैसे तैसे बच गया था। वो किसी को कॉल करता है और उसे वो सारी बातें बता देता है जो आज उसके साथ हुई। साथ ही वो उसे साउथ किंग के बारे में भी बता देता है और कहता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूँ। पर वो शख्स कहता है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और उसके बाद बांशियान की मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो शख्स जो शायद इस कहानी का मेन विलन है पिंजरे में कैद एक पक्षी को देखते हुए कहता है यहाँ कैद होना तुम्हारी किस्मत में लिखा है और इसीलिए तुम यहाँ कैद हो। अपनी किस्मत से बचकर कोई नहीं भाग सकता और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चालें चलूं। दूसरी ओर हम गाओ इंग को देखते हैं जिसे एक अजीब सी जगह पर होश आता है और इस जगह पर उसे साउथ किंग लेकर आया था। वो कहता है मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। साउथ किंग कहता है तुम कभी नहीं मर सकते। और इसके बाद गाओ इंग अपने सामने उस ताकत को देखता है जिसे सभी कह रहे हैं ताई सुई। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके इसे हाइप जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके भी बता देना। अब सायोनारा।